इंडियन आइस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं जीएस2 पेपर डिस्कस करूंगा। पिछले क्लास में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर 5 और करेंगे। ये यूपीएससी, ये जीएस2 पेपर क्या क्या इसमें कवर हो जाएगा। एक अपना यूपीएससी का मेंस कवर होगा। जो बच्चे यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनका भी जीएस2 कवर हो जाएगा। एमपीपीएससी का जीएस2 हो जाएगा, बिहार पीसीएस का भी हो जाएगा जीएस2। ये पेपर 2 तो सब में कॉमन है। पेपर 2 हमारा क्या है? गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसमें हम कुल 5 क्वेश्चन करेंगे, आपको ब्रेन मैपिंग के लिए दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, इंडो पैसिफिक रीजन का भारत के लिए महत्व स्पष्ट कीजिए तथा संबंधित दुश्चिंताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, टू दी पॉइंट लिखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा, क्वाड का भारत के लिए महत्व स्पष्ट कीजिए। क्वाड वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक गठबंधन से एक व्यापारिक गुट में रूपांतरित कर रहा है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 ही हो जाएगा। फिर किस तरह रिप्रेजेंट करना है हमें, डायग्राम बनाना है, निष्कर्ष लिखना है, आगे की राह क्या है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, भारत की विदेश नीति के प्रमुख आदर्शों तथा निर्धारकों पर प्रकाश डालिए एवं वर्तमान प्रवृत्तियों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। 14 में आते हैं, वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक नहीं रहा, आलोचना परीक्षण कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स समूह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ ही इससे जुड़ी दुश्चिंताओं भी कम नहीं है। उपयुक्त कथन के संदर्भ में ब्रिक्स की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। ये 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट, इस सीरीज में आपको कम से कम मैं 500 क्वेश्चन करा दूंगा। GS1 2 3 4 कहीं से आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अभी जितने लास्ट यूपीएससी में 20 साल में आ चुके हैं मेंस के, यूपी या यूपीपीसीएस दोनों के। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक से मेरे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आएगी तो डायरेक्ट मुझे कमेंट में डाल के आप मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। आप कमेंट में डाल दीजिएगा रिक्वायर्ड पीडीएफ, तो आपको डायरेक्ट पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन हमारा, इंडो पैसिफिक रीजन का भारत के लिए महत्व स्पष्ट कीजिए तथा संबंधित दुश्चिंताओं पर प्रकाश डालिए। तो पहले इंट्रोडक्शन इस तरह देंगे, मौजूदा वक्त में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 38 देश शामिल हैं, जो विश्व के सतह क्षेत्र का 44%, विश्व की कुल आबादी का 65% तथा विश्व की कुल जीडीपी का 62% और विश्व के माल व्यापार के 46% योगदान देते हैं। तो भारत इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करने को तत्पर है। तो ये 2-3 बार लिखेंगे तो आपको डाटा ये याद हो जाएगा किस तरह में लिखना है। ठीक है, कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 38 देश शामिल हैं। ठीक है, विश्व की सतह के क्षेत्र में 44% हैं, कुल आबादी के 65% हैं, जीडीपी के 62% हैं कुल। ठीक है, विश्व माल व्यापार के 46% हैं। और हम एक ब्रेन मैपिंग के लिए उसमें फिगर बना देंगे। ये प्यारा सा भारत हो गया अपना, चाइना इधर हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पपुआ न्यू गिनिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया। तो एक ब्रेन मैपिंग इंडो पैसिफिक रीजन में शो कर देंगे कि कौन कौन सी कंट्रियां हैं। ठीक है, इधर न्यूजीलैंड हो गया, कि कौन कौन सी मेन मेन कंट्रियां हैं और इसमें किनको ज़्यादा फायदा लाभान्वित है। तो ब्रेन में भी फिगर बना देंगे शार्ट्स में। फिर आएंगे, इंडो पैसिफिक क्षेत्र का महत्व क्या है। भारत की आर्थिक महाशक्ति, 2000 के दशक के मध्य में ऐसी उम्मीद की गई कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। इसी आशा के साथ भारत को अनेक देशों द्वारा एशिया प्रांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के रूप में स्वीकार किया गया। अमेरिका जैसे देशों द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र के स्थान पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र मानसिक भू राजनीतिक संकल्पना को स्वीकार किया गया। चीन के खिलाफ भूमिका क्या है। पिछले दशक में भारत की आर्थिक विकास की दर उम्मीद के अनुसार नहीं रह पाई, परंतु एक दशक के बाद भी भारत विकास की उन उम्मीदों को पर कायम है तथा वर्तमान में इस क्षेत्र में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका के खिलाफ भारत को एक महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया।
राजनीतिक अवस्थिति। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र यथा दक्षिण चीन सागर, आसियान के देश, मलक्का जल डलभूमेट, मलक्का स्ट्रेट, गुआना आइलैंड, मार्शल आइलैंड राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त लाल सागर, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी ऐसे क्षेत्र जहां से भारत का तेल व्यापार होता है, जहां पर हाइड्रोकार्बन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दुश्चिंताएं क्या है? चीन की नीतियां, चिटगांव बंदरगाह बांग्लादेश, हवन टोटा श्रीलंका, माले ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति, चीन के सर्वे शिप जियांग यांग 03 का हिंद महासागर में गश्त, जिबूती में नौसैनिक अड्डा। ऋण जाल की नीति के अंतर्गत पड़ोसी देशों को क्या करेगा? ऋण जाल की नीति के अंतर्गत पड़ोसी देशों सामरिक केंद्रों पर कब्जा, आतंकवाद को बढ़ावा, 2008 में मुंबई हमला, चीन प्लस अमेरिका का मार्शल आइलैंड, ठीक है। जिबूती चीन, दोनों देशों को सीप पनडुब्बियां हिंद महासागर के क्षेत्र में संघर्ष को बढ़ाती हैं। इसका उपाय क्या है? 2+2 वार्ता, भारत और अमेरिका के बीच, भारत और आसियान देशों के बीच संबंध, क्वाड का गठन, पश्चिमी हिंद महासागर के देशों के साथ संबंध, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डायलॉग, भारत प्रशांत नौसैनिक सहयोग। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला, समावेशी रखने हेतु प्रयासरत है, जिससे जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र संघर्ष मुक्त रहे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वाड के भारत के लिए महत्व स्पष्ट कीजिए। क्वाड वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक गठबंधन से एक व्यापारिक गुट में रूपांतरित कर रहा है, विवेचना कीजिए। क्वाड भारत क्वाड में अपने 4 देश हैं। क्वाड में कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। ये चारों राष्ट्र लोकतांत्रिक होने के कारण इनकी एक समान आधार भूमि है और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित का भी समर्थन करते हैं। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना है। क्वाड का भारत के लिए महत्व क्या है? भारत के लिए महत्व, क्वाड देशों के बीच सैन्य समझौता, उदाहरण आकस काटसा समझौता, एक दूसरे के सैनिक अड्डों का प्रयोग, मिलिट्री अभ्यास, क्वाड सदस्य देशों को हिंद महासागर में नौसैनिक अभ्यास, उद्देश्य चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने तथा स्वतंत्र या मुक्त आगमन को प्रोत्साहन देना। फिर हम डायग्राम बना लेंगे क्वाड में कौन कौन से देश हैं। और तो अपना प्यारा सा भारत हो गया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। क्वाड अपना बन गया, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल भी बन क्वाड्रिलेटरल बन गया। इस तरफ को रिलेट कर लेंगे क्वाड का है क्या पे। फिर क्वाड सदस्य की देश की सीमाओं को चीनी शत्रुता बढ़ने पर एक दूसरे को समर्थन करना, चीन की आर्थिक और सैन्य उत्पादन का मुकाबला करना, भारत का प्रशांत क्षेत्र में सामरिक अन्वेषण करना, इंडो पैसिफिक इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मुक्त, खुला, समावेशी महत्व में रखना, दक्षिणी चीन सागर में चीन के कृत्रिम द्वीपों और सैन्य प्रतिष्ठानों को विरोध, क्वाड के व्यापारिक गुट के रूप में परिवर्तन क्या करना, व्यापार क्षमता में जीडीपी के 30 ट्रिलियन का प्रतिनिधित्व, कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों को निपटाना, टीका पहल में 21 अक्टूबर 21 को 1 अरब टीके का वितरण। ठीक है, तो ये तो कभी किसी छोटे एग्जाम में डायरेक्ट डेट अभी आपसे उठा के पूछ सकता है कि 1 अरब टीका कब भारत ने पूरा किया था, तो 21 अक्टूबर 21 को। ब्लू डार्ट नेटवर्क, अमेरिका का पहल, दुनिया भर के देशों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के विकास हेतु विकल्प शिखर सम्मेलन में नई प्रौद्योगिकियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चर्चा। निष्कर्ष, क्वाड की सफलता हेतु सैन्य गठबंधन के साथ मजबूत आर्थिक गठबंधन भी होना चाहिए, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में भारत की विदेश नीति के प्रमुख आदर्शों तथा निर्धारकों पर प्रकाश डालिए तथा वर्तमान प्रवृत्तियों का मूल्यांकन कीजिए। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है, जो आकार के आधार पर सातवां सबसे बड़ा राष्ट्र है तथा जनसंख्या के आधार पर
दूसरा था, अभी क्या हो गया, पहला हो गया जनसंख्या के आधार पे। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था दूसरा था, अभी पहला हो गया। जनसंख्या के आधार पे यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, पहला कर लीजिएगा। अभी हम चाइना को ओवरटेक कर चुके हैं। जनसंख्या के आधार पे पहला है, अतः अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से स्वयं तथा पूरे विश्व को प्रभावित करता है। संविधान का अनुच्छेद 51 इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 51 क्या है, भारतीय विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है, भारतीय विदेश नीति के आदर्श, पंचशील का सिद्धांत, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो मेंशन करेंगे जब भी भारतीय विदेश नीति की आदर्श है, पंचशील के सिद्धांत। 1954 में भारत चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, परस्पर लाभकारी संबंध, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। गुट निरपेक्षता क्या है, किसी भी सैन्य गुट में भागीदारी न करना, गुट से स्वयं को अलग रखना। नो फर्स्ट यूज, परमाणु संपन्न राष्ट्रों पर परमाणु हथियार का प्रथम उपयोग न करना, गैर परमाणु संपन्न राष्ट्रों पर परमाणु का प्रथम उपयोग न करना, परस्पर शांति स्थापित करना। उदाहरण सिंधु जल समझौता 1960 की। इसमें क्या है, ऊपर की 3 नदियों के पानी पाकिस्तान लेती है, नीचे 3 हम लेते हैं। परस्पर पाकिस्तान की सिद्धांत, परस्पर विकास की सिद्धांत, विकास डेवलपमेंट की क्या है इसमें, अफ्रीका राष्ट्रों के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता, साम्राज्यवाद और नस्लवाद विरोध नीति, स्वेज नहर संकट, मिस्र मिस्र का सहयोग, इंडोनेशिया पर उच्च आक्रमण का विरोध, दक्षिण अफ्रीका पे नस्लवाद विरोध नीति का समर्थन। भारतीय विदेश नीति निर्धारक में क्या होगा, भौगोलिक कारण इसका क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी, हम अपने दोस्त बदल सकते हैं पड़ोसी नहीं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, गुजरात ड्राफ्टिंग। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक सीमा और दक्षिण में जलीय सीमा। भारत एशिया में केंद्रीय संस्थान, हिंद महासागर व्यापार एवं संचार का केंद्र। आर्थिक कारण में क्या मेंशन करेंगे, द्विपक्षीय और तथा बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग, स्मार्ट सिटी समझौता, विदेश ऋण की प्राप्ति। ऐतिहासिक कारण में ऐतिहासिक परंपराएं जैसे शांति, समन्वय, स- सहिष्णुता आदि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक हैं। राष्ट्रीय हित में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई अस्थायी मित्र अथवा अस्थायी शत्रु नहीं होता है। वर्ण हित अस्थायी होते हैं, जिसके कारण भारत लगातार विपक्ष राष्ट्रों के मध्य संतुलनकारी अवस्था में रहता है। सुरक्षा में क्या है, खाद्य सुरक्षा, एक डायग्राम बना देंगे। खाद्य सुरक्षा, मानव सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, जिससे एग्जामिनर को लगेगा कि हम इन मल्टीपल डायमेंशन कवर कर रहे हैं। अलग अलग राष्ट्रों पर भारत की निर्भरता भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख निर्धारक है। भारतीय विदेश नीति के वर्तमान प्रवृत्ति, आदर्शवाद है, दूसरा यथार्थवाद है। आदर्शवाद में क्या है, फिलिस्तीन का समर्थन, तिब्बत पर चीन का नियंत्रण, कश्मीर मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीयकरण। यथार्थवाद में है परमाणु शक्ति बनना, बुद्धा स्माइलिंग और ऑपरेशन शक्ति। समन्वयवाद में वर्तमान प्रवृत्ति क्या है, विरोधी राष्ट्रों के मध्य समन्वय, इजराइल वर्सेस अमेरिका वर्सेस रूस, रूस वर्सेस यूक्रेन। विरोधी राष्ट्रों के मध्य समन्वय में क्या है, पहला था हो गया हमारा इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन एक, दूसरा अमेरिका वर्सेस रूस हो गया, तीसरा रूस वर्सेस यूक्रेन हो गया। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को बढ़ाना, उदाहरण लाइन ऑफ क्रेडिट, सांस्कृतिक संबंध, वैक्सीन डिप्लोमेसी, श्रीलंका के संकट में सहायता, नेपाल भूकंप में सहयोग। यथार्थवाद की ओर शिफ्ट, चीन के साथ डोकलाम विवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, स्प्रिंग ऑफ पर्ल का उत्तर, ठीक है, डायमंड रिंग, नेपाल मधेसी विवाद। अतः स्पष्ट है कि भारत आदर्शवाद तथा यथार्थवाद के मध्य समन्वय स्थापित कर रहा है, जहां इसका झुकाव यथार्थवाद की ओर अधिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, सेकंड लास्ट में। वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक नहीं है, आलोचना का क्या करना, परीक्षण कीजिए। तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। पहले क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक नहीं, आलोचनात्मक परीक्षण। गुट निरपेक्ष आंदोलन से तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के गुण दोषों का आकलन करने के पश्चात सही के पक्ष में
निर्णय लेने की क्षमता से है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ शीत युद्ध के समय 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में हुआ है। ठीक है, बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड है। भूल भी जाएंगे तो कैसे याद करेंगे? सर्व करेंगे अच्छे ग्रेड की दारू, तो बेलग्रेड, सर्बिया बेलग्रेड। आते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख तत्व। तो प्रमुख तत्व में क्या है? परस्पर विरोधी गुटों के मध्य संतुलन स्थापित करना, शीत युद्ध की अवधारणा, दो परस्पर विरोधी गुटों में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना। यह एक गतिशील अवधारणा है जो तटस्थता से अलग है। गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक नहीं है। इसका पहला पॉइंट है, गुट निरपेक्ष की अवधारणा शीत युद्ध के समय प्रासंगिक थी। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न लगते हैं। आज गुट निरपेक्ष आंदोलन सदस्य अनेक छोटे छोटे गुटों के सदस्य बन चुके हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों के मध्य आपसी मतभेद है। उदाहरण, आतंकवाद मुद्दा। भारत जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रवर्तक रहा है, वह स्वयं इसके मूल पैमाने पर खड़ा नहीं उतरा। उदाहरण, 1971 की भारत रूस के मध्य शांति संधि, 1965 में भारत अमेरिका मित्रता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक अहम शर्त थी कि इससे जुड़ा देश साम्राज्यवादी शक्तियों को अपने भूक्षेत्र में सामरिक अड्डे बनने की अनुमति नहीं देंगे। परंतु आज कई साम्राज्यवादी शक्तियां अपने सामरिक सैन्य अड्डे और अन्य राष्ट्रों में स्थापित कर चुके हैं। नव साम्राज्यवाद का संकट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों के मध्य आपसी मतभेद तथा असहयोग तथा राजनीतिक संघर्ष। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन समय पर आयोजित न कराया जाना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। शीत युद्ध समाप्ति के पश्चात आज पुनः शीत युद्ध जैसी परिस्थितियां बन चुकी हैं। उदाहरण, रूस तथा यूक्रेन विवाद। गुट निरपेक्ष आंदोलन दक्षिण एशिया सहयोग तथा उत्तर दक्षिण सहयोग हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुट निरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों को अनेक समस्याओं के समाधान हेतु एक विस्तृत मंच उपलब्ध कराता है। उदाहरण, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कृषि संबंधी मुद्दे, सब्सिडी। अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान हेतु एक मंच की उपलब्धता, जैसे जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, परमाणु संकट, आतंकवाद, निःशस्त्रीकरण। अन्य महत्व क्या है? डेमोग्राफिक डिमांड, डेमोक्रेसी, ठीक है, डिसआर्मामेंट। उपयुक्त के आधार पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह में भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ ही इससे जुड़ी दुश्चिंताओं भी कम नहीं है। उपयुक्त कथन के संदर्भ में ब्रिक्स की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। क्या कीजिए? मूल्यांकन कीजिए। ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाएं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के समूह को संदर्भित करती है। BRICS कर दीजिएगा। ब्रिक्स समूह की उपादेयता क्या है? जनसंख्या का कितना? 42%, GDP का 23%, क्षेत्रफल का 30%, व्यापार का 18%। 2011 में गोल्डमैन सैक्स अर्थशास्त्री, इनका नाम जरूर मेंशन कीजिएगा जब भी ब्रिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है। जिम ओ नील द्वारा भारत, ब्राजील, रूस और चीन हेतु ब्रिक्स शब्द गढ़ा गया। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने के उपरांत यह ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स से क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। यह साइड हो गया। ब्रिक्स समूह के महत्व क्या है? जनसंख्या का विश्व में 42% से अधिक है। विश्व के प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। उत्तर दक्षिण सहयोग है। विदेश व्यापार और विश्व व्यापार का लगभग 18% है। अब दुश्चिंताएं क्या है? रूस तथा चीन में साम्राज्यवादी सरकार, साम्यवाद प्लस तानाशाही के नेतृत्व, व्यापार में चीन की आधिपत्य, बैलेंस ऑफ पेमेंट चीन रूस के पक्ष में, भारत, अफ्रीका, ब्राजील में लोकतांत्रिक सरकार। ब्रिक्स समूह की उपलब्धियां क्या हैं? ब्रिक्स समूह के द्वारा आतंकवाद के खिलाफ एक मैनिफेस्टो जारी किया गया। आर्थिक सहयोग होती ब्रिक्स बैंक की स्थापना, $100 अरब सभी राष्ट्रों की बराबर भागीदारी, पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को विकल्प, नियमित बैठक का आयोजन, ब्रिक्स देशों के मध्य वीजा प्रक्रियाओं को सरल बनाया, विभिन्न मुद्दों, कृषि, पर्यावरण आदि पर सहयोग। मूल्यांकन। चीन की साम्राज्यवादी नीति, स्प्रिंग ऑफ पर्ल, OBOR, पाकिस्तान का सहयोग, भारत द्वारा विभिन्न गुटों की सदस्यता, उदाहरण ब्रिक्स वर्सेस क्वाड, डोकलाम स्टैंड ऑफ, पैंगोंग
पैंगांग त्सो अरुणाचल प्रदेश विद्रोह विरोध, माओ की 5 अंगुली तथा हथेली की अवधारणा, श्रीलंका को भी जोड़ा जाएगा, भारत लगातार इसका विरोध कर रहा है। आगे की राह में क्या है? सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का प्रयोग, ट्रैक 1 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, विश्वास बहाली प्रक्रिया, परस्पर शांति बातचीत के माध्यम से द्विपक्षीय समस्याओं मुद्दों का हल निकालना चाहिए। उपयुक्त सभी से प्रयासों से ब्रिक्स समूह की प्रासंगिकता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। इस बार हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में और 5 डालेंगे। मेरा कोशिश रहेगा GS2 का आपको मेंस से पहले 100 क्वेश्चन करा देना। ठीक है, तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।